नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्णतः समर्पित है। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए समर्पित जीएस और जीके की मॉक टेस्ट सीरीज, जिसे हम गागर में सागर सीरीज के नाम से चला रहे हैं, इसके आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया। 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था वो भैया किया गया था श्रीनगर में। कहां किया गया था? श्रीनगर में आयोजित किया गया था। और अंतरराष्ट्रीय जो योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, और यह 2014 से योग दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई है। और इसका जो मुख्य कार्यक्रम था वो श्रीनगर में आयोजित किया गया था, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर है। देखिए, कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2024 में आई थी, उसके अनुसार जो दुनिया का जो विश्व का सबसे महंगा शहर है वो हांगकांग है। कौन सा है? हांगकांग है दुनिया का सबसे महंगा शहर। और जो दुनिया का सबसे दूसरा नंबर का महंगा शहर है वो है सिंगापुर। पहला नंबर यानी सबसे महंगा शहर है हांगकांग और दूसरा शहर है सिंगापुर। ठीक है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो सबसे महंगा शहर है वो मुंबई है, इसी रिपोर्ट के अनुसार। इसी रिपोर्ट के अनुसार ये विश्व के 226 देशों का एक डाटा है, और इस डाटा के आधार पर यह लिविंग रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके आधार पर दुनिया का जो सबसे महंगा शहर वो हांगकांग और दूसरा महंगा शहर सिंगापुर। इस रिपोर्ट के आधार पर अगर हम भारत के शहरों को देखें तो भारत का जो सबसे महंगा शहर है वो मुंबई है। मुंबई है। और इन देशों के अंतर्गत इस रैंकिंग में 226 देशों में इसकी रैंकिंग जो है वो 136वीं है। कितनी है? 136वीं है। और भारत का जो दूसरा महंगा शहर है वो दिल्ली है। सबसे महंगा शहर मुंबई और दूसरा महंगा शहर दिल्ली। ठीक है। वैश्विक स्तर पर हांगकांग और हमारे अपने भारतीय स्तर पर मुंबई। आगे देखिए। लाल दुहोमा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? हाल ही में जो चुनाव हुए थे उन चुनावों में मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में लाल दुहोमा की नियुक्ति हुई है, मिजोरम की। ठीक है। यहां पे और देख लें हम तो मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं वो कार्नाड संगमा है। कार्नाड संगमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नेफ्यू रियो। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह हैं। माणिक शाह। ठीक है। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है लाल दुहोमा को, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं माणिक शाह, और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, और मेघालय के मुख्यमंत्री कार्नाड संगमा। बहुत अच्छे से इसे आप देख लीजिएगा, यहां से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है। आगे देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जनपद में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी जनपद में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का फैसला किया है। ठीक है, याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। हाल ही में सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया है।
सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का जो पहला टाइगर रिजर्व है वो दुधवा टाइगर रिजर्व है। दुधवा टाइगर रिजर्व की स्थापना 1987 में हुई थी और ये लखीमपुर खीरी में है। कहां है भैया? लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है वो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना 2012 में हुई है। 2012 में, और ये बिजनौर में है। बिजनौर। उत्तर प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। यह लखीमपुर का भी हिस्सा कुछ इसमें आता है। उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है। रानीपुर टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना 2023 में हुई थी। रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना 2023 में, और यह चित्रकूट में स्थित है। चित्रकूट। और पांचवा आपका सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य, और इसकी जो अवस्थिति है वो श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, करंट का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आगे देखिए, रिकेट्स बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? देखिए, रिकेट्स बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है और यह बच्चों में होने वाला रोग है। बच्चों में होने वाला रोग है। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं रिकेट्स में। ठीक है, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। और विटामिन बी के जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स होते हैं उनसे अलग अलग बीमारियां होती हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रिकेट्स बीमारी विटामिन डी की कमी से होती है, बच्चों में होने वाला रोग है, इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है। ठीक है, आगे देखिए, क्रायोजेनिक्स का संबंध होता है। देखिए, क्रायोजेनिक्स का संबंध होता है। क्रायोजेनिक्स के अध्ययन से होता है। अति निम्न अध्ययन जो होता है वह क्रायोजेनिक्स कहलाता है। और क्रायोजेनिक्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से वर्तमान में जो प्रक्षेपास्त्र हैं, हमारे जो उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है और उनके लिए जो लॉन्च व्हीकल बनाए जाते हैं, जिनसे उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है, उन्हें क्रायोजेनिक्स तकनीकी से ही लॉन्च किया जाता है। उसमें अति निम्न ताप के आधार पर उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये अति निम्न ताप यानी निम्न ताप का अध्ययन क्रायोजेनिक्स कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन, यहां से भी देख लीजिए, जीवाश्मों का अध्ययन पैलेंटोलॉजी कहलाता है। पैलेंटोलॉजी। और जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्न में कौन सी नदी पश्चिम दिशा में नहीं बहती? देखिए, निम्न में कौन सी नदी पश्चिम दिशा में नहीं बहती आपसे पूछा गया है। तो देखिए भैया, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। और अमरकंटक कहां है भैया? एमपी में है। अमरकंटक की पहाड़ी से होता है और यह पश्चिम दिशा की ओर बहती है। और नर्मदा नदी से एक बहुत पॉपुलर प्रश्न आता है, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां किस में बहती हैं? भ्रंश घाटी में बहती हैं। मतलब इन्होंने अपनी घाटी नहीं बनाई है, ये पहले से बनी घाटी में बहती हैं, भ्रंश घाटी में बहती हैं। और ये पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए कहां गिरती है भैया? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वत से होता है।
और ये भी पश्चिम की ओर बहती है, और ये भी कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है। लूनी नदी का भी उद्गम अरावली पर्वत से होता है और ये भी पश्चिम दिशा में बहती है। लूनी नदी से एक बहुत प्रसिद्ध प्रश्न आता है, लूनी नदी किसी सागर में नहीं गिरती, लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कच्छ के रण में इसका पानी जो है वो खत्म हो जाता है। कच्छ का रण रेगिस्तान है जो गुजरात में स्थित है। यहां तक जाते जाते इसका पानी क्या होता है? खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है और ये वहीं पर विलीन हो जाती है। कृष्णा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से होता है। कहां से होता है? महाबलेश्वर से होता है और ये पूर्व की ओर बहती है और ये नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, कृष्णा नदी। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इससे कई प्रश्न बनते हैं। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील है। ये खारे पानी के साथ साथ, ये खारे पानी की तो बड़ी झील है ही, खारे पानी की बड़ी झील है, साथ में ये भारत की सबसे बड़ी झील है। इससे बड़ी भारत में कोई झील नहीं है। भारत की सबसे बड़ी झील है। यह खारे पानी की बड़ी झील भी है और सामान्य रूप से भी सबसे बड़ी झील है भारत की। और यह कहां अवस्थित है भैया? ओडिशा में। ओडिशा में अवस्थित है। डल झील आपकी जम्मू कश्मीर में है, वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है और डिडवाना झील राजस्थान में है। ठीक है, तो चिल्का झील खारे पानी की बड़ी झील होने के साथ साथ भारत की सबसे बड़ी झील भी है। आगे देखिए, जीएसटी के लिए संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया? देखिए, जब भारत में जीएसटी लागू किया गया था तो संविधान में संशोधन किया गया और उस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। तो सबसे पहले तो 101वां संशोधन किया गया जीएसटी के लिए, 101वां संविधान संशोधन, और यह किया गया भैया 2016 में। कब किया गया? 2016 में 101वां संशोधन किया गया। याद रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जीएसटी जोड़ने के लिए अनुच्छेद 246 में संशोधन किया गया और इसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 246 ए, और जीएसटी से संबंधित जो प्रावधान है वो इसी अनुच्छेद 246 ए में है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 246 ए। एक चीज और देख लीजिए, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू है। 2017 से लागू है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता? देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है। पहला प्रश्न तो यही है। भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य है। ये 8 राज्यों प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। कौन कौन से राज्य हैं देख लीजिए, उत्तराखंड है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है।
उत्तर प्रदेश इन 8 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा को स्पर्श करता है। तो अब आप देख लीजिए आपका क्या उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। बहुत अच्छे से देख लीजिएगा इसको, यहां से प्रश्न अक्सर आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण से संबंधित है? देखिए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों से अनुच्छेद 49 संबंधित है और यह भाग है किसका? नीति निर्देशक तत्व का। नीति निर्देशक तत्व का भाग है। नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत का यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनकी व्याख्या है। किसकी? नीति निर्देशक तत्व की। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनकी व्याख्या है और इनमें आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों के संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 48 बात करता है पशुपालन की, और जो दुधारू पशु हैं, दुधारू पशु, उनके हत्या यानी वध को निषेध करता है। पशुपालन के संगठन को बढ़ावा देने की बात करता है, साथ ही साथ क्या बात करता है? जो दुधारू पशु हैं उनके वध को यानी उनकी हत्या को प्रतिबंधित करता है। ठीक है। अनुच्छेद 48A बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बात करता है पर्यावरण के संरक्षण की। किसकी बात करता है? पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 50 बात करता है कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों की सीमाओं की पृथक्करण की बात करता है। इनकी जो बाउंड्रीज हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। उनके अलग अलग कार्यपालिका की, उनके अलग अलग कार्यक्षेत्र की बात करता है। आगे देखिए, निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है? देखिए, अवस्थाओं में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन और एक परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिनमें जब हम परिवर्तन करते हैं और जब उस परिवर्तन के बल को हटा लेते हैं तो वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। और रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जब उस परिवर्तन में उनकी संरचना और संगठन में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? उनकी संरचना और संगठन में परिवर्तन हो जाता है और वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आते। उन परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। अब इनमें देखिए आप कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। कपड़े अगर हम सुखाते हैं तो कपड़े अगर गीले हैं, अगर उनको सुखाएंगे तो दोबारा वो पूर्व अवस्था में आ जाएंगे, तो ये भौतिक परिवर्तन है। पानी में चीनी का घुलना, अगर हम पानी में चीनी को घोल दें तो दोबारा अगर हम पानी को गर्म करें, वाष्पीकृत कर दें उसको, तो चीनी हमें पुनः मिल जाएगी। लेकिन अगर हम पटाखों को जला दें, पटाखों को अगर हम जला दें तो दोबारा हम पटाखे उस पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर भैया इसकी रासायनिक स्थिति में इसके संगठन में परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। बाकी सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। चरकुला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में यानी मथुरा रीजन में यह बहुत फेमस है। इसमें क्या होता है? एक लकड़ी का पिंजरा या पिरामिड लेकर महिलाएं सिर पर डांस करती, सिर पर रखकर डांस करती हैं और उस पर 108 दीपक रखे होते हैं। 108 दीपक रखे होते हैं, जिस पिंजरे को पिंजरा या पिरामिड को ही चरकुला बोलते हैं। पिरामिड को ही क्या बोलते हैं? चरकुला बोलते हैं। और यह चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है।
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? देखिए, उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, दोनों ही न्यायालय की बात कर लेते हैं। चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो, दोनों ही न्यायालय के चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो, दोनों को अगर अपना त्याग पत्र देना होता है तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है और ये अपने पद पर अपने कार्यकाल तक रहते हैं। और अगर इन्हें अपने कार्यकाल से पहले त्याग पत्र देना है तो ये राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। कैलाशनाथ मंदिर अवस्थित है। देखिए, कैलाशनाथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ये एलोरा की गुफाओं में है। और एलोरा की गुफाएं कहां हैं भैया? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं हैं और इसमें कैलाशनाथ मंदिर है जो एकास्म यानी एक शिला, एक ही पत्थर से बना सबसे बड़ा मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर है, एकास्म सबसे बड़ा मंदिर है ये। ठीक है, और ये शिव का मंदिर है और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में, 8वीं सदी में राष्ट्रकूट शासक यानी राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। इसका निर्माण किसने कराया था भैया? 8वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। और ये महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाओं में स्थित है और ये एकास्म यानी एक शिला से बना सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, आगे देखिए। लोकसभा में मत बराबर होने की स्थिति में मत देने का अधिकार होता है। देखिए, जब लोकसभा में किसी विधेयक को लेके मतदान की स्थिति होती है और मतदान की स्थिति ऐसी हो जाए कि पक्ष और विपक्ष की तरफ से, दोनों की तरफ से मत बराबर पड़े यानी टाई हो जाए, जब टाई की स्थिति हो जाए यानी पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से मत बराबर बराबर पड़े, तब क्या होता है? तब सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति इस टाई की स्थिति में मत दे सकता है और उस व्यक्ति को भी केवल एक ही स्थिति में मत देने का अधिकार होता है, केवल और केवल मत बराबर होने की स्थिति में, और वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष मत बराबर होने की स्थिति में यानी मत टाई होने की स्थिति में अपना मत देते हैं। बहुत अच्छे से याद रखिएगा इसे। ठीक है, आगे देखिए। भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है तो पहले तो आप यह देख लीजिए श्वेत क्रांति किसे कहते हैं। श्वेत क्रांति से तात्पर्य है दुग्ध उत्पादन। किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। और इसके जो जनक हैं वो वर्गीज कुरियन हैं। कौन है भैया? वर्गीज कुरियन हैं। वर्गीज कुरियन। एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। एमएस स्वामीनाथन कौन है? हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन। बलवंत राय मेहता कौन है? बलवंत राय मेहता भारत में जो त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर की त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था इसके संस्थापक हैं। त्रिस्तरीय का मतलब देख लीजिए इसे भी एक बार, ऊपर से नीचे तक। ऊपर जिला पंचायत, जिले में जिला पंचायत, मध्य में ब्लॉक स्तर पर जिसे खंड स्तर पर बोलते हैं क्षेत्र पंचायत,
और नीचे सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत। ये जो पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इसके जनक या इसके प्रतिपादक कौन है भैया? बलवंत राय मेहता है। तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? देखिए, पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है भैया राजस्थान। कौन है? राजस्थान। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा राज्य है? राजस्थान। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। दूसरे नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र है। और चौथे नंबर पर अपना उत्तर प्रदेश है। चौथे नंबर पर कौन है भैया? उत्तर प्रदेश है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। ये सारे क्रम आप लोग याद रखिएगा, ये परीक्षा में तो पूछे ही जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया बढ़िया से। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? उत्तर प्रदेश का जो नाम है वो अलग अलग समयों पर अलग अलग रहा है। अलग अलग समयों पर अलग अलग रहा है। तो 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो संयुक्त प्रांत था। क्या था? संयुक्त प्रांत था। यहां से भी एक प्रश्न पूछता है 1937 से, आप लोग ध्यान रखिएगा भैया। 1937 से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है। 1937 से उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत पड़ा था। ठीक है, और 1937 से लेकर 1950 तक उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत ही रहा है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो क्लियर हो गया भैया, इसका उत्तर तो हो जाएगा सी, यानी 1950। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह भैया कब से मनाया जाता है? यह सन 2018 से मनाया जाता है। 2018 से मनाया जाता है। क्या? उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में। किसको? 24 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। हो गया क्लियर? आगे चलें। चलिए, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए, द्रवों का जो घनत्व मापा जाता है भैया, वो पिक्नोमीटर नामक यंत्र होता है, उपकरण होता है, उससे नापा जाता है। पिक्नोमीटर। किससे? पिक्नोमीटर। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? इससे वायु की तीव्रता मापी जाती है। क्या मापा जाता है? वायु की तीव्रता। वायु की तीव्रता। और बेवामीटर से मिट्टी यानी मृदा के यांत्रिक गुण मापे जाते हैं। मिट्टी के यांत्रिक गुण यानी मृदा का निरीक्षण किया जाता है बेवामीटर से। यूडियोमीटर होता है, यह रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैसों की मात्रा में परिवर्तन मापता है। जो गैसों की मात्रा होती है, गैसों की मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसको मापता है। मात्रा में परिवर्तन। क्लियर हो गए सारे पॉइंट?
केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहां है? देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से दो विश्वविद्यालय हैं। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो लखनऊ में है, जिसकी आपसे प्रश्न पूछा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय डॉक्टर बाबा साहब, ठीक है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में। एक और विश्वविद्यालय है, कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। आप फर्क देख लीजिए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो लखनऊ में स्थित है, उसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ठीक है, वो लखनऊ में स्थित है। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है वो आगरा में है, और ये एक राज्य विश्वविद्यालय है, मतलब राजकीय है, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लखनऊ में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में एक राजकीय विश्वविद्यालय है। आगे देखिए, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? यानी उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ, उत्तराखंड कब बना? तो देखिए, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिले काटकर, यानी 13 पहाड़ी जिले अलग कर उत्तरांचल नामक एक नया राज्य बनाया गया। उत्तरांचल नामक एक नया राज्य बनाया गया, जिसे 2007 से उत्तराखंड कहा जाता है। 2007 से क्या कहा जाता है? उत्तराखंड कहा जाता है। तो भैया इसका उत्तर हो जाएगा ए 2000। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया, जिसका जब ये बना था तब इसका नाम क्या था? उत्तरांचल था, और 2007 के बाद इसका नाम क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया। क्लियर है? आगे देखिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को वैश्विक स्तर पर पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? यानी क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा वन कहां पर हैं? सबसे ज्यादा वनावरण कहां है, आपसे पूछा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो वनावरण है वो भैया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन है, मध्य प्रदेश में। देख लीजिए, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद ओडिशा में, ठीक है। ये क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर वनों की जो स्थिति है क्षेत्रफल के आधार पर, वो इस क्रम में है। सर्वाधिक कहां है? हिंदी में लिख देता हूं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, और कहां है भैया? ओडिशा। ये क्रम भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी कभी बीच से पूछ देता है, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। प्योंगयांग कहां की राजधानी है? उत्तर कोरिया की राजधानी है। यहीं पे आप लोग देख लीजिए, दक्षिण कोरिया की राजधानी है भैया सियोल। कहां है? सियोल। उत्तर कोरिया की प्योंगयांग है, और दक्षिण कोरिया की कहां है? सियोल है। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी भैया माले है। कौन सी है? माले। मंगोलिया की राजधानी क्या है? मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है।
उलन बटोर। कौन? मलेशिया की राजधानी क्या है भैया? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर, ठीक है। आगे देखिए, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। यहां पर जो सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है वो भैया मलयालम बोली जाती है, और मलयालम के अतिरिक्त यहां पर महल बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? महल भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप की राजधानी देख लीजिए यहीं पे, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, कावारत्ती। और लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं, ठीक है। और ये प्रवालों से निर्मित द्वीप है, प्रवालों से निर्मित द्वीप समूह है। यह भी पूछता है भैया, आप लोग याद रखिएगा। और प्रवाल क्या होते हैं? ये जीव होते हैं, सागरीय जीव होते हैं, उनके अस्थि पंजरों पे बना यह द्वीप है लक्षद्वीप, ठीक है। आगे देखिए, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? भैया संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। टॉम्ब ऑफ सैंड किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न के पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है, इसको याद रखिएगा। टॉम्ब ऑफ सैंड किसकी रचना है? टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री की रचना है। किसकी रचना है? गीतांजलि श्री की रचना रेत समाधि, रेत समाधि का अंग्रेजी रूपांतरण है। क्या है? अंग्रेजी रूपांतरण है। और इसी अंग्रेजी रूपांतरण टॉम्ब ऑफ सैंड को मैन बुकर पुरस्कार मिला था। मैन बुकर पुरस्कार मिला था किसे? टॉम्ब ऑफ सैंड को। और गीतांजलि श्री से एक चीज और याद रखिए, ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की रहने वाली हैं गीतांजलि श्री। इनकी जो कृति है, मूल रचना हिंदी में रेत समाधि, उसका अंग्रेजी रूपांतरण टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से किया गया, उसको मैन बुकर पुरस्कार मिला है। अरुंधति राय की जो रचना है वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, स्मॉल थिंग्स। इस रचना को भी मैन बुकर पुरस्कार मिला है। अरविंद अडिगा की रचना है द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर। इनकी रचना को भी मैन बुकर पुरस्कार मिला है। तो ये तीनों महान व्यक्तियों की रचनाओं को मैन बुकर पुरस्कार मिला है, और ये तीनों से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। और टॉम्ब ऑफ सैंड के पूछे जाने की संभावना इस बार सबसे ज्यादा है। आगे देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, मतलब इंसुलिन का श्रावण करता है? तो मानव शरीर का जो अग्नाशय होता है, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का श्रावण होता है। और इंसुलिन क्या करता है? मानव शरीर में ग्लूकोज या शर्करा, ग्लूकोज या शर्करा की जो स्थिति होती है, उसकी जो सांद्रता होती है, उसको स्थिरता देता है, उसको स्थिरता देता है, मतलब स्थिर बनाए रखता है। आगे देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए भैया, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव नहीं, यही सुमेलित नहीं है भैया। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है। कहां है भैया? संत कबीर नगर में है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, संत कबीर नगर, ठीक है।
ओखला पक्षी अभ्यारण्य गौतम बुद्ध नगर में है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है, और महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य ललितपुर में है। ठीक है, अच्छे, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना स्थित है। उत्तर प्रदेश में एक ही तेल रिफाइनरी है भैया, मथुरा में, मथुरा तेल रिफाइनरी, मथुरा में तेल शोधन कारखाना है। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। लठमार होली भैया बरसाना में मनाई जाती है। कहां मनाई जाती है? बरसाना में मनाई जाती है। आगे देखिए, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम क्या होता है? देखिए, समझिए इस पॉइंट को। लोकसभा जो होती है उसकी बैठक आहूत करने के लिए, मतलब उसकी बैठक आयोजित करने के लिए सदस्यों की एक निम्न संख्या होती है, एक निम्नतम संख्या होती है, उसे ही गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। उसे ही गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। अगर उस संख्या से कम सदस्य होंगे तो लोकसभा की बैठक आयोजित नहीं होगी। और वो कितनी होती है भैया? सदस्यों की संख्या का, सदस्यों की संख्या का 1/10। कितना होती है? जो टोटल सदस्य हैं लोकसभा के, उनकी सदस्यों की संख्या का 1/10 सदस्य होने चाहिए, तभी वो लोकसभा आयोजित होगी। और इसे ही भैया क्या बोलते हैं? गणपूर्ति या कोरम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बहुत अच्छे से इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो भैया बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। किसकी? बैंगनी रंग के। और सबसे ज्यादा भैया किसकी होती है? ये लाल रंग की होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? लाल रंग की होती है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और लाल रंग की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, आगे देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे ज्यादा बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, और जो जनसंख्या में दूसरा बड़ा राज्य है, जिसकी जनसंख्या दूसरे नंबर पर है, वो है भैया महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। आगे देखिए, बहुत सरल सा प्रश्न है, कभी कभी इसे गलत कर दिया जाता है, एकदम सरल समझ के। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में भैया वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, डूरंड रेखा किस देश के साथ भारत की सीमा रेखा का निर्धारण करती है या निर्धारित करती है? देखिए, डूरंड रेखा अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। भारत की जो सीमा रेखाएं लगती हैं देशों से, भारत की सीमा रेखा 7 देशों से लगती है। 7 देशों से भारत की सीमा रेखा लगती है। इनमें जो सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ है, बांग्लादेश के साथ, और इसकी जो लंबाई है वो 4096 किलोमीटर है। ठीक है, और जो सबसे कम सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ है। तो डूरंड लाइन भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा है, जिसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है? अब आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश आपके लिए लेके आएंगे। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा। आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों के लिए और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।